गोस्वामी बात करेंगे उत्तराखंड के चुनाव को लेकर। जी हां, चुनाव का मौसम हो तो नेताओं की बयानबाजी को तोल तोल कर देखा जाता है। नेता कुछ भी अकारण नहीं कहते, उसके पीछे खास मकसद होता है। सभाओं, रैलियों या सोशल मीडिया में नेताओं की सक्रियता उनके भाषण, जुमले, कटास और टिप्पणियां सब में नजर आती है। उत्तराखंड में जब चुनावी मौसम के बीच बीजेपी नेता विजय बहुगुणा की अगर आप बयान देखेंगे तो पार्टी के अंदर उस बयान ने हलचल पैदा की। उधर साथ साथ एक और बयान हरक सिंह रावत का भी आया कि जितना हरीश रावत को टारगेट करेंगे उतना हरीश रावत मजबूत होंगे। इस तरीके के और भी बहुत सारे बयान इस दौरान देखने में आ रहे हैं और उत्तराखंड के अंदर चुनाव बड़े रोचक मोड में जा रहा है, क्योंकि इस बार वहां आम आदमी पार्टी भी अच्छी खासी ताल ठोक रही है। लगातार कर्नल कोठियाल प्रदेश के अंदर घूम रहे हैं और जिस हिसाब से लोग निकल रहे हैं तो लग रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला भी हो सकता है। इस तरीके की संभावना भी नजर आ रही है और इसी पर हम सभी खास मेहमानों से बात करेंगे। उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में राज्य विधानसभा चुनावों के लिए सियासी दलों ने पूरी तरह कमर कस ली। सियासी दलों के नेताओं के दौरे, सभाएं, रैलियां, पद यात्राएं, गांव रात्रि प्रवास के जरिए चुनाव की फिजा बन गई है। खासकर सियासी चुनाव का मौसम हो तो बयान, टिप्पणियों के गूढ़ अर्थ निकाले जाते हैं। आमतौर पर वार प्रतिवार विरोधियों पर ही होते हैं, लेकिन कई बार ऐसे बयान तरकश से निकाले तीर की तरह अपनों पर भी साधे जाते हैं। इसके भी अपने संकेत होते हैं और ऐसे में हालात में विजय बहुगुणा के एक बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचाई है। उन्होंने चुनाव से पहले ये संकेत देने की कोशिश की है कि बीजेपी चुनाव तो जीतने जा रही है, लेकिन जरूरी नहीं कि जो आज सीएम है वो सीएम ही रहेगा। वो पार्टी की कमान भी संभाल सकता है। आज जो मंत्री है वो कल संगठन में भी हो सकता है, यानी रोटेशन होते रहना चाहिए। सीधा सा अर्थ यही है कि चुनाव जीतने के बाद कुछ भी तय नहीं है, पार्टी अपने स्तर पर भी कुछ भी फैसले ले सकती है। ये बयान विजय बहुगुणा ने प्रदेश कार्यालय में दिया है। उनका कहना था कि जो गुजरात में हुआ वो उत्तराखंड में भी हो सकता है। जहां विजय बहुगुणा के बयान ने बीजेपी के अंदर सुगबुगाहट पैदा करवाई है, तो दूसरे छोर पर हरीश रावत ने महंगाई को मुद्दा बनाकर जगह जगह पदयात्राएं शुरू कर दी हैं। बीजेपी के सघन प्रचार अभियान के जवाब में कांग्रेस ने पदयात्रा और गांव प्रवास के जरिए मतदाताओं को प्रभाव में लाने की कोशिश शुरू कर दी है। खासकर देवेंद्र यादव जब से उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी बने हैं, कांग्रेस राज्य में अपने चुनाव प्रचार अभियान में खासा सक्रिय हुई है। कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए ऐसे अभियानों की जरूरत थी। इसी कड़ी में राज्य में परिवर्तन यात्रा भी शुरू हुई है। उधर कमल खिलाने के लिए बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा राज्य के दौरे करने वाले हैं। आप पार्टी भी जगह जगह छोटे छोटे प्रदर्शन करने के मुकाबले में आने की कोशिश कर रही है। अभी पहली मशक्कत तो कद्दावरों से लेकर टिकट चाहने वाले टिकट और जीतने लायक सीट के लिए मशक्कत कर रहे हैं। इस सियासी खेल में कोई गुमसुम सा है तो वो क्षेत्रीय दल के उत्तराखंड क्रांति दल है। उपरांत ने अभी प्रचार की मुहिम ढंग से शुरू नहीं की है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नवीन ठाकुर जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ नीरज कोहली जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं उत्तराखंड से। हमारे साथ हीरा सिंह बिष्ट जी हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है, पूर्व मंत्री भी हैं कांग्रेस से। और हमारे साथ शिशुपाल रावत हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं नीरज भाई सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आप लगातार चुनाव को देखते रहे हैं और इस बार का चुनाव बड़ा रोचक माना जा रहा है, चर्चा हर ओर है। अगर नीरज भाई बात करें उत्तराखंड की, तो जिस तरीके से विजय बहुगुणा जी का अचानक एक बयान आता है, उसे लेकर बड़ी हलचल मची है। उस बयान को आप कैसे देखते हैं? जी, मुझे लगता है नीरज जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं हीरा सिंह बिष्ट जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, हीरा सिंह बिष्ट जी, उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से हरीश रावत जी सक्रिय हुए हैं, क्योंकि लगातार जब से देवेंद्र यादव उत्तराखंड प्रभारी बने तब से लगातार वहां नजारे कुछ और देखने को मिल रहे हैं, युवा हैं। तो ऐसे में अब जो मुद्दे हैं, वर्तमान के जो मुद्दे हैं, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे देखते हैं आप उत्तराखंड के इस चुनाव को, कि कौन से वो मुद्दे हैं जो हावी रहेंगे इस बार? उत्तराखंड के मुद्दे, उत्तराखंड नया राज्य बना, यहाँ तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। उत्तराखंड के मुद्दे और केंद्र के मुद्दे दोनों मिलकर के बीजेपी कहीं आज स्टैंड नहीं कर पा रही है।
बीजेपी जहां महंगाई का मुद्दा अपने आप में, बेरोजगारी का मुद्दा अपने आप में बड़ा भारी पूरे प्रदेश में और देश में पड़ रहा है, वहीं उत्तराखंड में 5 साल व्यतीत होने को आ रहे बीजेपी आज जनता को कुछ भी ये बताने में हिचक रही है, क्योंकि उनके पास कोई कार्यक्रम उन्होंने दिया ही नहीं। प्रदेश को ना सुविधा मिली, जो हमारे शेड्यूल के उद्योग थे वो धीरे धीरे पलायन करके चले गए, उसे रोकने का कार्यक्रम नहीं आया। नए रोजगार देने की दिशा में कोई काम नहीं हुआ। कोरोना महामारी में दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा प्रदेश देश में नंबर 2 पर मृत्यु दर कोरोना महामारी की वजह से ही, उसके बाद भी कोई अस्पताल नहीं बना। और बीजेपी के आने के बाद ये बता दें कौन सा पॉलिटेक्निक इन्होंने बनाया, कौन सा ITI खोला, कौन सा इंजीनियरिंग खोला, कौन से अस्पताल खोले। ये बीजेपी कुछ रोजगार देने की दिशा में या प्रशिक्षण की ट्रेनिंग देने की दिशा में, स्वास्थ्य की स्थिति बहुत खराब है, पलायन होता जा रहा है, क्योंकि पहाड़ों पर स्कूल, अस्पताल, पानी, हीरा सिंह बिष्ट जी 3 बड़े मेडिकल कॉलेज वहां दिए गए हैं, तो लोग पलायन करते चले आ रहे हैं। जी हीरा सिंह जी 3 बड़े मेडिकल कॉलेज केंद्र ने वहां दिए ये हैं। मेडिकल कॉलेज दिए गए घोषणा मात्र है जी, केंद्र ने दिए, तो घोषणा मात्र है, चुनावी घोषणा मात्र है। 5 साल बीतने के बाद अब घोषणाएं मुख्यमंत्री करे, प्रधानमंत्री करे, सेंट्रल होम मिनिस्टर आके करे, ये चुनावी जीतने के लिए हैं। ये यहाँ की जनता को ठगने के लिए, उत्तराखंड की जनता को। धरातल 5 साल में किया क्या, हम ये पूछना चाह रहे हैं इनसे। एक उपलब्धि ऐसी बता दे जिससे राज्य का हित साधता हो, जो राज्य के हित में कोई तो बताए किसी तरह का। आप रोजगार के लिए कर्मचारी धक्के खा रहे, आप हाई कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रहे। उपनल के 2-2 मंत्री जाकर उनका धरना समाप्त कराते हैं। 25,000 उपनल कर्मचारी आज भी रेगुलर करने की भीख मांग रहे, तनख्वाह बढ़ाने के लिए धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सरकार चिंता, कोर्ट ने कहा है कि समान कार्य का समान वेतन दो उनको, आप नियमित नहीं कर पा रहे, टेक्निकल दिक्कत है तो समान। उसके बाद बीजेपी सरकार, पहले टाइम हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ कि बीजेपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में स्टे लेने चलेगी कि हम अपने कर्मचारी की तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे, इनका वेतनमान नहीं बढ़ाएंगे, सामाजिक सुरक्षा नहीं प्रदान करेंगे। इससे बड़ी शर्मनाक बात है। आंगनबाड़ी आशाएं धक्के खाए रोज प्रदर्शन कर रहे हैं, आप उनको मान दो। सेंटर ने तय किया सही ट्रेड, उन्होंने 21,000 और 18,000 इनको दो, जिससे वो रोज धक्के न खा, नियमित न हो। कोरोना महामारी में इतना काम किया उन्होंने, घर घर जाकर अपने जीवन को खतरे में डाल करके बहुत हेल्प की, मदद की। नहीं कर पुलिस के 4600 का वेतनमान तब हुआ जब उनकी महिलाएं, उनके बच्चे, उनके परिवार सड़कों पर आ गए। तो इस तरह से राज्य में कर्मचारी प्रधान प्रदेश है, यहाँ कुछ नहीं, पलायन के रोकने का कुछ नहीं हुआ। जो कोरोना महामारी में बाहर से हमारे प्रवासी उत्तराखंड में है, उनके रहने की, खाने की, उनको देने के लिए कुछ नहीं है। तो कारखाने बंद हो गए, हजारों लाखों लोग बेरोजगार हो गए उत्तराखंड में। चलिए मैं नीरज कोहली जी, कोई रोजगार की दिशा में बिल्कुल बहुत सारे सवाल है, इसका जवाब भी इनसे लेंगे, बिल्कुल इनका जवाब भी लेंगे। नीरज भाई, मेन सवाल यह है कि चुनाव गर्म है उत्तराखंड के अंदर और लगातार अब क्योंकि बढ़ता ही जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि जनवरी में आचार संहिता भी लग सकती है, दिसंबर के लास्ट में लग जाएगी। उससे पहले जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, अभी एक बयान आपने देखा होगा, लगातार 2 दिन से चर्चा में था, विजय बहुगुणा का एक बयान आया और उसके बाद बहुत सारे लोगों की बाछें खिल गई। इस तरीके की स्थितियां, उस बयान को आप कैसे देखते हैं? और वर्तमान में जो छोटे, जो क्योंकि महंगाई को लेकर जो मुद्दे आज उत्तराखंड में चल रहे हैं, उसका कितना असर हरीश रावत जी जिस तरीके से कर रहे हैं देखने को मिल सकता है? नीरज भाई। संजय भाई, देखें कि विजय बहुगुणा जी का जो बयान है जी, उसको मैं, जितनी मेरी अपनी राजनीतिक समझ है और जितना मेरा अपना राजनीतिक अनुभव है उत्तराखंड में, मैं इस तरीके से देखता हूं कि ये उनका अपना जो है, किस्म से कह सकते हैं, जो बीजेपी की यहाँ की इंटरनल जो सियासत है, अंदरूनी जो सियासत चल रही है, उस सियासत का एक हिस्सा है उनका बयान। क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से कहा कि पार्टी की रोटेशन पॉलिसी की बात कही उन्होंने एक पॉलिटिकल शगुफा छोड़ दिया चुनाव से पहले, अपनी मतलब कहें कि संगठन के अंदर सियासत गरमाने के लिए। और वो जो एक कहें कि सियासी तीर जो छोड़ा है, वो तीर कहाँ जाएगा, कहाँ लगेगा, किसी को पता नहीं है। उन्होंने कहा इसको छोड़ दो और अपने अपने तौर तरीके से जो हैं लोग इसका सियासी मायने निकालते रहेंगे। क्योंकि विजय बहुगुणा जी लंबे समय तक कांग्रेस में रहे हैं, बीजेपी में वो हाल ही में गए हैं। या तो उनको मतलब ये कहें कि बीजेपी का जो पुराना राजनीतिक इतिहास है वो पता नहीं, या फिर वो उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। जो बात उन्होंने कही है कि बीजेपी रोटेशन नहीं करती। संजय भाई, आपको ध्यान होगा कि मैं लगभग आधा दर्जन जो हिंदुस्तान के राज्य हैं उनका एग्जाम्पल आपके सामने देता हूं कि गुजरात की बात ले लें।
जी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 साल तक लगातार गुजरात में रहे थे मुख्यमंत्री, आपको याद होगा। जी। फिर हम छत्तीसगढ़ में आ जाते हैं, तो 15 साल तक लगातार रमन सिंह छत्तीसगढ़ में जी, शिवराज चौहान जी मध्य प्रदेश पे आ जाते हैं। शिवराज चौहान तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, ठीक है। उसके बाद आप उत्तराखंड की बात ले लेते हैं तो जनरल खंडूरी 2 बार मुख्यमंत्री बने और तीसरी बार वो खुद हार गए, नहीं तो खुद भी मुख्यमंत्री बनते। गोवा में मनोहर पारीकर 4 बार मुख्यमंत्री लगातार रहे। हिमाचल में प्रेम कुमार धूमल 2 बार मुख्यमंत्री रहे, तीसरी बार वो बनते बनते रह गए क्योंकि वो भी चुनाव हार गए थे। तो ये आधा दर्जन ऐसे राज्य मैंने जो गिनाए जहां लगातार लंबे समय तक मुख्यमंत्री रिपीट होते रहे हैं। ये पार्टी की पॉलिटिक्स रही है। तो ये कैसे उनका तो जो बयान है बिल्कुल पार्टी के जो राजनीतिक इतिहास है उससे बिल्कुल मिसमैच खाता है, कहीं दूर दूर तक नहीं है। तो ये तो खाली उत्तराखंड की जो बीजेपी की अपनी पार्टी पॉलिटिक्स है उसको गरमाने के लिए उन्होंने ये बयान दे दिया कि आप ये देखें कि कोई भी टीम लीडर होगा जो अपनी टीम को लगातार जिताता रहा हो, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही हो, पार्टी क्यों बदलेगी उसको। आप पार्टी तो, और वो अगर वो उदाहरण देते हैं असम का या उत्तराखंड का या गुजरात का या कर्नाटक का, तो वहां जो भी बीजेपी ने बदलाव करे हैं वो वहां की अंदरूनी सियासत जो गड़बड़ा गई थी उसको मैनेज करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए वहां पर मुख्यमंत्री बदले गए हैं, ना कि नहीं। क्योंकि हर राज्य में जो सियासी माहौल है वो बिल्कुल अलग है, डिफर है बिल्कुल। वहां उत्तराखंड में जो 3 मुख्यमंत्री बदले गए वो यहाँ का आपको पता है कि सियासी माहौल क्या रहा, वो जो गड़बड़ा गया था माहौल, उसको मैनेज करने के लिए करा। तो ये उनका जो पार्टी पॉलिटिक्स जो उन्होंने कहा कि बीजेपी का ऐसा स्टैंड रहा है, तो मैं बिल्कुल भी उनके बयान से सहमत नहीं हूं, क्योंकि बीजेपी का राजनीतिक इतिहास बताता है कि बीजेपी में ये सब चीजें होती रही हैं। वो बात अलग है कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये बड़ी पार्टियां हैं, ये सरकार से संगठन में और संगठन से सरकार में जिम्मेदारियों का बदलाव करती रही हैं। और पार्टियां जो हैं राजनीतिक नफा नुकसान के आधार पर आपको पता फैसले लेते हैं। आज का जमाना वो नहीं रहा कि आप विचारधारा की बात करो, आप अनुशासन की बात करो, आप परंपरा की बात करो, और ये सिर्फ कहने सुनने में ये बातें अच्छी रखती हैं। आजकल तो चुनाव जीतने के लिए पार्टी किसी भी दायरे में और किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार है। जी, नहीं बिल्कुल यही बात आपने दूसरी बात ये कही कि हरीश रावत जी महंगाई को लेकर जिस तरह हरीश रावत जी मार्च कर रहे हैं, उसे आप कैसे देखते हैं, कितना लाभ मिल सकता है उसका? ये संजय भाई, ये मैं कहूं कि उत्तराखंड की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। एक किस्म से कहें महंगाई और बेरोजगारी, ये दोनों राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं। किसी राज्य में इसका ज्यादा इफेक्ट है, किसी राज्य में कम इफेक्ट है। तीसरा किसान आंदोलन, ये और कानून व्यवस्था, ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जो बहुत बड़े मुद्दे हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में बेरोजगारी और जो आपने दूसरा मुद्दा कहा है, ये दोनों के दोनों मुद्दे जो हैं ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। अब ये है कि बतौर विपक्ष कांग्रेस किस तरीके से इसको बनाती है। मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस इसको अपनी तरफ से कोशिश कर रही है पूरी, और ये वाकई में बहुत बड़े मुद्दे हैं। क्योंकि देखा जाए तो उत्तराखंड में जो बेरोजगारी की बात करें तो लोग पूरी तरह से त्रस्त हैं, और महंगाई से तो हर आदमी प्रभावित है, चाहे मध्यम वर्ग की बात हो, चाहे वो लोअर क्लास की बात हो, या बड़े आर्थिक रूप से संपन्न लोगों की बात हो। महंगाई ने सबको पूरी तरह से प्रभावित किया है। तो ये दोनों बहुत बड़े मुद्दे हैं। ये उत्तराखंड ही नहीं बल्कि जो इस देश में जो आने वाले दिनों में 5 राज्यों में चुनाव होने, उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश है और मणिपुर है, गोवा है, पंजाब है, और अगले साल ही अक्टूबर में फिर हिमाचल में भी चुनाव होने हैं। और आपने देखा बाई इलेक्शन में इसका कहीं ना कहीं आपको असर नजर भी आया, बल्कि हिमाचल के मुख्यमंत्री ने तो इस बात को कबूला भी और ऑफिशियली कहा भी इस बात को कि महंगाई का मुद्दा जो है हमें लेके डूब गया। तो आप कहीं ना कहीं महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है गोस्वामी जी। बिल्कुल शिशुपाल रावत जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस बार बड़े जोर शोर से काम कर रही है, ऐसे में आपके 21 सवाल बड़े चर्चा में हैं कि आपने सरकार से 21 सवाल पूछे। वो कौन से 21 सवाल है और क्या उनका, हम कहेंगे कि वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लग रहे हैं वास्तव में कि वो आपके 21 सवाल इस चुनाव में आपके बहुत काम आने वाले हैं। उसके अलावा जो आपके द्वारा, क्योंकि ये एक सवाल चल रहा है लगातार और बहुत सारे लोग इस चीज को कह रहे हैं कि आप प्रदर्शन की जगह जगह रैली निकाल रहे हैं, उसका कितना लाभ आपको लगता है कि मिल पाएगा उत्तराखंड के अंदर? देखिए, जहां तक आपकी बात है कि भाई हम लोग जो 21 सवाल हमने पूछने का काम सरकार को किया, इसके साथ हमने विपक्ष से भी ये सवाल किया, क्योंकि 10 साल कांग्रेस रही, 10 साल भारतीय जनता पार्टी रही, और इनके साथ में बसपा और यूकेडी ने भी जो है कि सत्ता
की मलाई चखने का काम किया। आम आदमी पार्टी का जिस तरह से काम करने का तरीका है, चाहे दिल्ली में हो, पहला काम तो हमारा जो है कि भ्रष्टाचार मुक्त और एक ईमानदार सरकार देने का वादा उत्तराखंड की जनता से। और हमने पक्ष विपक्ष से सवाल किए कि 21 सालों में आपने जो गैरसैंण राजधानी का मुद्दा है, आखिर वो हल क्यों नहीं किया? उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की पर संपत्तियों का बंटवारा क्यों नहीं हो पाया? आज भी प्रसव पीड़ा के लिए अगर महिला है उसके लिए हॉस्पिटल नहीं है, वो आधे रास्ते में हॉस्पिटल जाने से पहले मरने को मजबूर है। आपका जो पलायन आयोग बना, लेकिन वो पलायन आयोग खुद पलायन कर देता है। पहाड़ से जो है पौड़ी में बना था, वो देहरादून शिफ्ट हो जाता है। यानी लघु उद्योग आप जो है कि कोई आपने काम किया हो तो दोनों पार्टियां बता सकती हैं। सिर्फ कांग्रेस बीजेपी ने इस प्रदेश में खनन और आबकारी नीति को बढ़ावा दिया और उसमें जो है लूट खसोट करने का काम किया। शिशुपाल जी, आपको लगता है कि उत्तराखंड में विकास हुआ ही नहीं? देखिए राज्य गठन के 21 साल बाद भी उत्तराखंड की जनता आज बदहाल है और नेता मालामाल है। उत्तराखंड के 21 साल में उत्तराखंड के सभी गांव अभी आज तक सड़क से नहीं जुड़ पाए हैं। यहाँ तक कि कई गांव में आज भी बिजली नहीं है, और अगर बिजली है तो 24 घंटे नहीं आती, और बिजली महंगी खरीदने को मजबूर है उत्तराखंड के लोग। स्कूलों में खस्ता हालत स्कूल है, हॉस्पिटलों की बहुत बुरी हालत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विकास बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन आज उत्तराखंड प्रदेश 21 साल में 66,000 करोड़ से ऊपर के कर्जे में डूबा हुआ है। वहीं आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में सरकार चला रही है, जिस दिन शीला दीक्षित ने सरकार में छोड़ा था, उस दिन केजरीवाल साहब ने जब नेतृत्व किया था दिल्ली का, तो 25,000 करोड़ का बजट था, आज 60,000 करोड़ का बजट है और 900 करोड़ रुपए प्रॉफिट में दिल्ली सरकार चल रही है। इससे सीधा सीधा ये होता है कि जो ईमानदार सरकार और बेईमान सरकार। जी, शिशुपाल जी से संपर्क हमारा टूट गया है। नवीन ठाकुर जी, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। महंगाई की बात भी हो रही है, गैरसैंण राजधानी की बात भी हो रही है, और आप ही के यहाँ से बयान भी लगातार आ रहे हैं। आपने देखा होगा बहुगुणा जी का बयान आया, लेकिन आज एक और बयान चर्चा में है। हरक सिंह रावत जी का भी एक बयान चर्चा में है, वो भी आपने देखा होगा। उन्होंने भी कहा है कि हरीश रावत जी को जितना हम टारगेट करेंगे उतना वो मजबूत होते हैं, और वो मजबूत होते जा रहे हैं। तो इस तरीके की स्थितियां भी आपके यहाँ देखने को मिल रही है। उसके अलावा भी एक और चर्चा है, एबीवीपी के जो छात्र हैं वो सरकार के खिलाफ ही धरने पर बैठ गए हैं हल्द्वानी। इस तरीके की बातें भी आ रही हैं। तो क्योंकि चुनावी समर है और बड़ा दल आप हैं, उसके अलावा बड़े विधायक आपके साथ थे, ऐसे में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी बनती है, सरकार आपकी है। क्या कहेंगे आप? देखिए संजय जी, मैं सभी प्रश्नों का उत्तर बारी बारी से देने का प्रयास करूंगा। अभी जैसे आदरणीय हीरक सिंह बिजली वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, वो आरोप लगा रहे थे। आपने कहा 3 मेडिकल कॉलेज की सौगात। हीरक सिंह जी पूछ रहे थे उत्तराखंड में किया क्या। तो अगर मैं अभी 4.25 वर्ष के कार्यकाल के दौरान किए गए ऐतिहासिक काम गिनाना शुरू करूं तो शायद हीरक सिंह बिजली नोट भी नहीं कर पाएंगे, लिख भी नहीं पाएंगे। लेकिन मैं 2-3 प्रमुख बातें बताता हूं। जो भी इन्होंने कहा कि केवल घोषणाएं करते हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी 2016 में यहाँ आए थे तो ऑल वेदर रोड की घोषणा उन्होंने की थी। तब भी सेम जुमले जो है कांग्रेस के लोगों ने यही कहा था कि नहीं जुमलेबाजी है। आज 90% काम पूरा हो चुका है। जब ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल मार्ग की बात हमने की थी तब भी कांग्रेस के लोगों ने यही कहा था। अब ये बात कर रहे थे अस्पतालों की। कांग्रेस के शासनकाल में, उत्तराखंड को भी जोड़ लेंगे, पूरे देश में केवल 2 एम्स थे, एक बरेली और एक दिल्ली। आज 22 एम्स हैं और उसका ऋषिकेश का एम्स जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। मोदी जी दूसरा एम्स कुमाऊं में खोलने जा रहे हैं। 3 मेडिकल कॉलेज की जो है बात हो चुकी है। तो जो हमने धरातल पे उतारा तो दिख रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन जो है 24 तक पहुंचने वाली है, 15 सुरंगें बन चुकी हैं। तो एक बार हीरक सिंह बिजली जरा पहाड़ चल जाएं। जो देहरादून से नरेंद्रनगर जाने में 3-3.5 घंटे लगते थे कांग्रेस के शासनकाल में, सड़कें बेहाल थी। आज फराटेदार सड़कें हैं, 2 घंटे में आप देहरादून से जो है टिहरी पहुंचते हैं। जो हरिद्वार जाने के लिए 2-2.5 घंटे लगते थे और मेरे ख्याल से 3 बार पंचर भी हो जाती थी गाड़ी, आज 45 मिनट में आप फ्लाईओवर के माध्यम से सतपट दौड़ के जो है हरिद्वार पहुंच सकते हैं। आपके ईंधन की भी बचत होती है। अभी महंगाई का जिक्र भी हीरक सिंह बिजली कर रहे थे। देखिए माननीय प्रधानमंत्री ने केंद्रीय स्तर पर अगर पेट्रोल डीजल में राहत दी तो राज्य स्तर पर भी हमने करों को कम कर राहत देने का काम किया।
लेकिन हीरा जी मुझे बताया राजस्थान में आज देश का सबसे महंगा डीजल और सबसे महंगा पेट्रोल बिक रहा है, तो वहां पर राहत देने की क्यों नहीं बात करते? ये उत्तराखंड को लेकर तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अपने प्रदेश जहां पर ये राज्य चला रहे हैं, जहां पे सरकारें चला रहे हैं, वहां क्या बदहाल है वो नहीं देखते। कोरोना काल का जिक्र कर रहे थे, कोरोना काल में महाराष्ट्र में कितनी त्राहिमाम हुई, अभी भी जो है वहां पर सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं। राजस्थान का क्या हाल हुआ? इनके मुख्यमंत्री ने तो स्पष्ट बयान दिया था कि हमारे पास इतने संसाधन नहीं, हम सबका जो है इलाज नहीं कर सकते, हाथ खड़े कर लिए थे। हमारे राज्यों में कम से कम ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने हाथ खड़े कर दिए थे, सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी, तुम्हारे बस का नहीं है तो शासन छोड़ दीजिए, क्यों ना जो है तुम्हारे से सत्ता वापस ले ली जाए। तो वहां पर भी केंद्र को फ्रंट फुट पे आना पड़ा, अमित शाह जी ने जो है बागडोर संभाली, तब जाकर कोरोना से हम जंग जीत पाए। उत्तराखंड में कोरोना से पहले अगर इन लोगों ने 2 4 5 ऑक्सीजन के प्लांट लगाए होते तो दूसरी लहर में दिक्कत ना देखने पड़ती। आज उत्तराखंड में 85 ऑक्सीजन के प्लांट काम कर रहे हैं। कांग्रेस के शासनकाल में 17 से पहले केवल श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में एक ऑक्सीजन का प्लांट था। आज तो पिथौरागढ़ से लेकर और सुदूर चमोली तक जो है ऑक्सीजन के प्लांट काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ऋषिकेश आकर 35 ऑक्सीजन के प्लांट उत्तराखंड से लेकर पूरे देश को जो है अभी कुछ दिन पूर्व समर्पित करके गए। उत्तराखंड से लेकर और पूरे देश में केंद्र की भी बात कर रहे थे धीरज सिंह बिष्ट जी। आज जो है भारत कोरोना के बाद विश्व में सबसे बढ़ती हुई, तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, ये विश्व ने माना है। तो ये लोग यहाँ बैठ के आरोप लगाते रहे। पूरा विश्व जो है नरेंद्र मोदी को सबसे लोकप्रिय नेता मान रहा है। पूरा विश्व कह रहा है, विश्व की एजेंसी कह रही है भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। कोरोना जैसी महामारी के बाद, कोरोना के दौरान जो है ये तो जो है चेचक का इनको टीका लाने के लिए 20-20 साल लगते थे, खसरे का टीका लाने के लिए। हमने तो पूरे विश्व में 206 देश हैं और केवल 7 देशों ने वैक्सीनेशन बनाई। हमें गर्व करना चाहिए कि हम उनमें से एक थे जिन्होंने जो वैक्सीनेशन बनाने का काम किया। और आज हम 100 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर चुके हैं। उत्तराखंड एक कदम आगे। उत्तराखंड में हमने दिसंबर तक का लक्ष्य तय किया था और अक्टूबर में हमने पहली डोज पूरी लगा दी और दूसरी डोज को भी बहुत तेजी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने लगातार जो है 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक राशन देने का काम किया। वो भी आप देखिए कि 1 से 1.5 वर्ष जिस दौरान कोरोना रहा, जीएसटी का संग्रह 0 हो गया था, सारी चीजें ठप हो गई थी, कमाई के संसाधन बिल्कुल खत्म हो गए थे। पर चूंकि केंद्र में और राज्यों में ईमानदार सरकारें थी, कांग्रेस की तरह भ्रष्टाचार नहीं होता था, तो हमने अपना खजाना मजबूत रखा हुआ था। जो पैसा ये भ्रष्टाचार की भेंट कांग्रेस के लोग चढ़ा देते थे, नवीन जी बहुत उस सारी पैसे को हमने संजो कर चीजें रखा था आपने गिनवाई और वो है। देश की जनता के काम आए। नवीन जी बहुत सारी चीजें आपने गिनवाई है, लेकिन एक सवाल लगातार ये भी है कि जो पर्वतीय क्षेत्र में जो होटल्स थे, क्योंकि पर्यटन रीढ़ है, उसकी हालत क्या है? उसके लिए क्या कोई नई जो घोषणा है? जिस तरीके की स्थितियां वहां आ रही थी, वो छोटे छोटे होटलियर्स भी थे जो आज जिनकी हालत आपको भी पता है कि किस तरह से खत्म हुई है। बहुत सारे सवाल उसे लेकर भी थे। उसे लेकर क्या कोई नीति बनी है? क्योंकि विपक्ष ये भी उठाता रहा है कि जो हमारी रीढ़ है उस पर काम नहीं हुआ, उस तरीके का काम होना चाहिए था, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस चीज से गायब है। आप कहें कि रेल लाइन बन रही है, पिछले 5 सालों से जो भी बोलता है ये बोलता है कि रेल लाइन बन रही है। अरे वो ठीक है, वो तो विकास कार्य है, होगा ही, वो एक सतत प्रक्रिया है, चल रही है, वो अच्छी बात है, होनी भी चाहिए और अच्छे प्रयास है, ऐसे होने चाहिए। लेकिन वर्तमान में जिस तरीके की स्थितियां उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के जो होटलियर्स हैं उनकी जो हालत है, उसके अलावा जो प्रवासी लोग आए हैं, जिन्हें हम प्रवासी कह रहे हैं, वास्तव में तो हमारे उत्तराखंडी भाई हैं जो वापस आए हैं, उन्हें लेकर जो स्कीम बननी चाहिए थी, उसे लेकर विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है। देखिए चुनाव नजदीक हैं जी, और विपक्ष सवाल करेगा। चूंकि विपक्ष के पास मुद्दे कुछ है नहीं। हमने 200 करोड़ का पैकेज जो है केवल और केवल अपने व्यापारी भाइयों के लिए जो पर्यटन से जुड़े हुए थे उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। हर क्षेत्र के लिए हमने पैकेज दिया, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी पैकेज दिया। उपनल कर्मियों की बात कर रहे थे, जो दिन की सेवा 10 वर्ष से कम उनके 2000 और जिनकी 10 वर्ष ज्यादा उनके 3000 वेतन हमने बढ़ाया। ये पुलिस ग्रेड पे की बात कर रहे थे, वो भी हमें ने किया, इन्होंने तो किया नहीं। 10 वर्ष शासन में रहे, अपने आप कुछ किया नहीं और केवल जो सवाल उठाना। जब हमने कर दिया तो उसमें भी ऐसे नहीं, वैसे कर दिया, वैसे कर दिया। तो कांग्रेस का काम तो बहानेबाजी करना है। मैं अक्सर बोलता हूँ कि कांग्रेस का तो हाल हुआ है कि हमने कांग्रेस को कोई कमी नहीं मिलती तो ये कहते हैं कि भैया उस शादी की तरह इनका हाल कि शादी में सब कुछ ठीक था लेकिन पानी दाएं रखा हुआ था, बाएं होना चाहिए था। तो ये कोई बात नहीं कि अब इन्होंने उनके परिजन जो है रोड पर आए तब किया। हमने किया, आपने क्या किया? उपनल कर्मियों के लिए बात करते हैं, आपने उपनल कर्मियों क्या किया? आप भी तो एक फोन नंबर से 700 चलिए हीरा सिंह बिष्ट, आपके पास भी आऊंगा। शिशुपाल जी, आपके पास भी आऊंगा। यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। देश में 50 से 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के खतरनाक डिसऑर्डर हो रहे। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पतंजलि न्यूट्रिला ने तैयार किए हैं प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रिला के प्राकृतिक पोषण से मिलेगी आपको रोगों से लड़ने की शक्ति व स्वास्थ्य। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 14 नवंबर से आपके टेलीविजन पर। खुदी को आजमाया है कोई अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। भैया भैया हाँ यूं बताओ जरा, चैन की बंसी बजाना तो सुने रहे हैं। हाँ? चैन का रेडियो बजा रहे हो। कहा है भैया, जब मन बहुत खुश होता है तो संगीत अपने आप फूटने लगता है। और फूटे भी कहा है ना भाई, कोई है जो हम किसानों के लिए अच्छा सोच रहा है। कहा है भैया कि पहले किसान करता था हाय हाय, और अब खेती किसानी की हर समस्या को बाय बाय। वाह अंग्रेजी। और क्या, अरे भाई ये सरकार हवा हवाई बातें नहीं करती, जो कहती है वो करती है, और जो नहीं कहती वो तो डेफिनेटली करती है। आप भी सुनिए। किसानों के 36,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ। गन्ना किसानों को 1.45 लाख करोड़ रुपए से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान। एमएसपी में दोगुना तक वृद्धि। 435 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की सरकारी खरीद में किसानों को 79,000 करोड़ रुपए का भुगतान। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 37,521 करोड़ रुपए हस्तांतरित। 2,376 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति। 4,72,000 करोड़ रुपए फसली ऋण का भुगतान। 2,151 करोड़ रुपए अनुदान राशि किसानों को मिली। याद रखना भाइयों, जो है गुमराह करते वो नहीं है किसानों के यार। जिसने दिखाई विकास की राह, वही है अपनी सरकार, योगी सरकार, किसानों की सरकार। सोच ईमानदार, काम दमदार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं उत्तराखंड चुनाव को लेकर। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शिशुपाल जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का ये उत्तराखंड में पहला चुनाव है और आपकी बात भी अधूरी रह गई थी। उसके अलावा आप, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने युवा चेहरा एक दिया है, लगातार उसको लेकर चर्चाएं भी हैं और वो लगातार घूम भी रहे हैं। उसके अलावा वहाँ
आशीर्वाद यात्रा भी चल रही है, आपने भी एक यात्रा निकाली हुई है, इन यात्राओं का कितना लाभ मिलता दिखता है? दूसरी, भगवंत मान से लेकर आपने भी बड़े बड़े मंत्रियों के अपने दौरे उत्तराखंड में लगाए हैं, उसे लेकर भी चर्चा है, और वो कौन सी कमजोर कड़ियां आपको दिखती हैं जिससे आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के अंदर सरकार बना सकती है? डिबेट चल रही है अभी? जी शिशुपाल जी। देखिए, एक तो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बोल रहे थे, बड़ी बड़ी उपलब्धियां गिना रहे थे, और आपने बहुत अच्छी बात रखी कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, ये चलती रही। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप ऐसे 5 काम गिनवा दीजिए जो जनहित के मुद्दों पे आपकी सरकार ने पिछले 5 साल में किए। क्योंकि जब हम इनके विधायक मंत्रियों के आवास पे गए तो इन्होंने अपने ताले लगा लिए और पुलिस को आगे कर दिया था। अब आपने कही कि भाई जो हमारा तिरंगा यात्रा चल रहा है या रोजगार गारंटी यात्रा आदरणीय कर्नल साहब के नेतृत्व में हम हर विधानसभा में जा रहे हैं, वहां पर हम अपनी बात बता रहे हैं कि भाई जो 300 यूनिट बिजली का हमारा वादा है, स्वच्छ पानी देने का वादा है, 24 घंटे बिजली देने का वादा है, किसानों को फ्री बिजली देने का वादा है, रोजगार गारंटी में हम जो है 5,000 रुपए का भत्ता देंगे, 1 लाख नौकरियां 6 महीने में देंगे, और अगर किसी कारणवश न दे पाए तो हम रोजगार बच्चा 5,000 रुपए पर मंथ एक व्यक्ति को देंगे जो 18 साल से 40 साल की उम्र का है। लेकिन हमने स्कीम बना रखी, उसमें काम लेंगे उससे। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार जनता जो है हमारी बात को सुन रही है। और जहां तक भाजपा का आशीर्वाद, जो इनकी यात्रा निकल रही है तो मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं, और 3 मुख्यमंत्री बदल दिए इनको, आशीर्वाद तो भाजपा को मिल रहा है। और इन्होंने जो है कुंभ में, अभी ये विकास की बात कर रहे थे, कुंभ में एक फोन पर जो है घोटाले हुए जिसपे SIT की जांच हुई, 2 लोग गिरफ्तार भी हुए, लेकिन सफेद पोस्ट जो लोग हैं, जो बड़े सीनियर अधिकारी, वो आज भी बचे हुए हैं। पंडा पुरोहितों ने जो है इनको खून से लेटर लिख करके प्रधानमंत्री को दिया, तब ये हक हकूक की बात उनकी नहीं कर रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड ने भंग नहीं किया है। उसके बाद जो है पर्यटन संस्कृति विभाग से लेकर तमाम विभागों में इनके जो है, जो हमारे संस्कृति ध्वजवाहक थे, जो हमारे बड़े बड़े मेले आयोजन होते थे, मंदिरों का सौंदर्यकरण होता था, कहाँ है वो पैसा आज की तारीख में? कहाँ बजट लग रहा है? कुछ पता ही नहीं है। सिर्फ जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने अपने लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, और जनता इन्हें 2022 में आईना दिखाएगी। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस को हम लड़ाई में आज भी नहीं मान रहे। हम मान रहे कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की आमने सामने टक्कर होगी, और इसमें हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से परास्त हम कर सकते हैं। जी शिशुपाल जी, दौरों का मेरी बात हुई है कि जिस तरीके के आपके लोग लगातार यहाँ आ रहे हैं, और एक बात और अब की बार बड़ी अहम है कि आपने पहले ही टिकटों की घोषणा भी कर दी है। ये भी सवाल उठ रहा था कि ये जो टिकट हैं केवल दिखावे के लिए बदले जाएंगे, उसके बाद जो लोग दूसरे दलों से आएंगे उन लोगों को टिकट दिया जाएगा, क्योंकि ये भी बात बड़ी अहम है, ये भी स्पष्ट हो जाए आपके द्वारा, ज्यादा अच्छा है। जी नहीं, ऐसा देखिए कि 31 प्रभारियों की जो है कि हमारे हाईकमान ने घोषणा की है, उसमें मैं भी हूँ। रामनगर विधानसभा से मुझे भी प्रभारी बनाया गया है। ऐसे हमारे सारे साथी हैं। देखिए का जो हमारा काम करने का तरीका होता है, अगर प्रत्याशी हम मानते हैं कि 70% तो व्यक्ति खुद घोषित होता है, उसे पार्टी के अनुरूप जो कार्यक्रम आते हैं, जो प्रदेश स्तरीय जो नेता है वो कार्यक्रम आते हैं, उन कार्यक्रमों को उसको पूरा करना पड़ेगा, जनता के बीच जाना पड़ेगा, आम आदमी के कल्चर को अपनाना पड़ेगा। अगर उन चीजों पे खरा नहीं उतरता तो हम कोई भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं करते हैं कि जो उत्तराखंड को गाली दे रहे हैं उनको गले लगा रहे हैं, फिर उनका सम्मान कर रहे हैं। तो ये कल्चर आम आदमी पार्टी में नहीं है। जहां तक नेताओं के आने जाने की बात है, आज भी आप देखें कि चाहे हरक सिंह जी का बयान हो, वो अपने केंद्रीय नेतृत्व को कह रहे कि आप हरीश रावत जी को टारगेट न करें, नहीं तो मजबूत हो जाएंगे। बहुगुणा जी कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती कि हम धामी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी ने कह दिया कि ये जरूरी नहीं कि ये मुख्यमंत्री रहे, कोई संगठन का काम देखेगा किस तरह। ये जो बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, सिर्फ आम आदमी पार्टी के आने से बौखलाहट में है। और हमारा काम करने का तरीका, बेशक हम मान रहे हैं कि लोग ये सोच रहे होंगे इनके पास बड़े चेहरे नहीं है, हमें बड़े चेहरे नहीं चाहिए। आम आदमी की एक अपनी संस्कृति है, अपने काम करने के तरीके हैं। हम आम आदमी को लेकर ही आगे चलने का काम कर रहे हैं। प्रत्येक विधानसभा में हमारे ये तो आप जवाब गोलमोल कर गए शिशुपाल जी।
हमने ये कहा था आपको कि भाई क्या ये टिकट बदले जा सकते हैं क्या? जो लोग जिस तरीके की वार्ता चल रही है उन लोगों को लेकर ये लगातार ये चर्चाएं थी। खैर चलिए, हीरा सिंह बिष्ट जी जी बिल्कुल, हीरा सिंह बिष्ट जी, एक सवाल यहाँ ये चल रहा था कि भाई आम आदमी पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया और उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा है कि जो धामी जी मुख्यमंत्री हैं वही हमारे चेहरे होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा। ये अलग बात है कि बयानबाजियां अलग अलग आ रही हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन कांग्रेस के अंदर ये सवाल अभी भी तैर रहा है कि चुनाव किसके नेतृत्व में होगा। उसके अलावा वहां ये भी मांग हो रही थी कि आधे लोग आपके कहते हैं कि हरीश रावत जी के नेतृत्व में चुनाव होना चाहिए और आधे लोग कहते हैं कि हरीश रावत जी के नेतृत्व में नहीं होना चाहिए। इस तरीके की चर्चाएं भी हैं, जिस बात की हमारे नीरज जी ने भी चर्चा की थी कि कहीं ना कहीं अंदरूनी जो द्वंद है, उसके अलावा जो महंगाई की यात्राएं हैं, इसे लेकर आप कैसे देखते हैं? और एक सवाल यहां और तैर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनाव के अंदर लगी हुई है, केंद्रीय नेतृत्व उनका लगातार वहां सक्रिय है, आए दिन कुछ ना कुछ कर रहा है, आपके यहां पर उस तरीके की हलचल नहीं दिखती। यहां तक कि आम आदमी पार्टी ने भी उसी प्रक्रिया को अपनाया है। हीरा सिंह बिष्ट जी, ऐसा है जी, पहली बात तो ये बता दूं कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व परेशान है, घबरा रहा है। कांग्रेस के पास स्थानीय नेतृत्व इतने मजबूत हैं, इतने लीडर यहाँ पर हैं कि वो सारे यात्राएं कर रहे हैं प्रभारी के नेतृत्व में, हर जिले में जा रहे, गांव में विश्राम कर रहे, समस्याओं की जानकारी ले रहे। तो कांग्रेस और तो ये अपने स्थानीय नेताओं पर निर्भर करके काम कर रहे हैं। जो हमारी संगठन है वो मजबूती से काम कर रहा है। ये बीजेपी है जो घबराई हुई है। प्रधानमंत्री केदारनाथ की गुफा का उपयोग करके संदेश देना चाह रहे देश को, उसका धार्मिक चीज का उपयोग को वोटर में मतदाताओं को प्रभावित करने का काम कर रहे। अमित शाह जी यहाँ आते हैं चले जाते हैं, नड्डा जी आते हैं चले जाते हैं। केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का इतना परेशान है कि छोटे से प्रदेश में सारा दिल्ली का सेंटर नेतृत्व यहाँ पर चक्कर मार रहा है कि कैसे चुनाव, उनको पता लग रहा है कि चुनाव तो जीतना दूर है, उनकी जमानत भी नहीं बचेगी, जो उल्टा होने इसका जा रहा है। आज जो हमारे साथी ने बातें की हैं, इतनी उपलब्धियों की बात बता कि प्रधानमंत्री दुनिया में बहुत लोकप्रिय, हाँ झूठ बोलने में लोकप्रिय है, नंबर 1 बता दूं मैं, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है। आपने क्या जो 2 करोड़ लोग प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात की, क्या 15 लाख गरीबों के खाते में आए, क्या किसान की उपज का मूल्य मिल रहा है? 800 किसान सीमा पर मर गए, लेकिन प्रधानमंत्री है कि उसको इतना समय नहीं कि किसानों को बुलाकर बात करे। वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति की मां के पैर छूने जा सकता है, वो चीन के प्रधानमंत्री के साथ झूला झूल सकता है, वो अमेरिका में जाकर ट्रम्प जिंदाबाद ट्रम्प के नारे अब की बार ट्रम्प सरकार कह सकता है, लेकिन अपने देश के किसानों को समय देने को, बात करने को वो परहेज करता। जो अन्नदाता है, 800 किसान मर गए, उनको शर्म लिया नहीं। आपने 3 कृषि बिल ला दिए बिना चर्चा के, आपने 44 संशोधन मजदूरों को मारने के लिए कर दिए, उनके यूनियन बनाने का अधिकार आपने छीन लिया। आप लोकप्रिय किस लिए हैं? अभी वित्त मंत्री का 23 तारीख को बयान आया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, चिंताजनक बात है, ये गंभीर प्रश्न, देश को बेचने का काम ये लोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने 6 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करना है आधारभूत सुविधाओं के लिए, और वो इकट्ठा कहाँ से करना है कि 100 से ऊपर रेलवे लाइन बेचनी है, इतनी एयरपोर्ट बेचने हैं, 5 कोयला खदाने जो हैं वो बेचनी है, इतने पावर प्रोजेक्ट हमने बेचने हैं, और सारी चीजें बेचते बेचते अंत में ये दुर्भाग्यपूर्ण देश का है। उन्होंने कहा 2 स्टेडियम भी हमने बेचने हैं। ये देश को कंगाल करने का ये उपलब्धि है देश की? ये बताया ना देश को, देश के स्वाभिमान को ये उपलब्धि क्या दी इन्होंने? क्या दिया किसानों को, क्या दिया मजदूरों को? हमारे उत्तराखंड में तिवारी जी का टाइम पर सिडकुल में 3.5 लाख रोजगार मिला, वो सिडकुल में बंद, एसपी कंपनी हल्द्वानी में बंद हो रही है। जो असेंबलिंग कर रही है कंप्यूटर की, वो लॉस में नहीं है, लेकिन वो यहाँ से दक्षिण भारत जा रही, कर्मचारी वहाँ पर धरने पर बैठे, यहाँ हरिद्वार में 300 कर्मचारी निकाल दे कंपनी से, धरने पर जा रहे। क्या उनको तो आप संभाल नहीं सके जहाँ रोजगार मिला? आपने एशिया की इन्वेस्टर समिट की, क्या एक भी इन्वेस्टर आया उत्तराखंड में? नहीं आया। केवल आपने सुरंग बिछा दी,
आप रेल लाइन तो कांग्रेस के टाइम से चल रही हो, ऋषिकेश से और बद्रीनाथ तक, आज का टाइम नहीं हो, लंबा प्रोजेक्ट है, उस पर आगे बढ़ रहा है, वो होना भी चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपने टीएम से क्या उपलब्धि कर दी? जो पुल बनाया लच्छीवाला का पुल क्रैक हो गया, आपने थानों का पुल बनाया, आपने वो एक कोना गिर गया। भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी हो रही। आप ये बताइए, रोजगार के बारे में, किसानों का प्लान के बारे में, अस्पतालों के बारे में, ये कहाँ है? प्लान कैसे रुकेगा? उस पर कोई चिंतन मना नहीं है। आपने इतनी भारी उपलब्धि की बात करें, देश को बेचने के अलावा आपने किया क्या? ये बताएं ना आप। ये चीजें, रेलवे लाइन, एयरपोर्ट, कोल इंडिया, आप बैंकों का निजीकरण की तरफ चले जो गवर्नर ने, पूर्व गवर्नर ने कहा था, आप देश को तबाही के कगार पर ले जा रहे। कोई उपलब्धि नहीं है, कोई भी उपलब्धि देश को, सार्वजनिक उपक्रम को बेचने की नजर है आपकी। अडानी अंबानी की गोद में इसको बैठा दिया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के 4 डिपो देहरादून में, चारों बंद कर दी, बोर्ड लगे, निगम के निगमीकरण कर दिया, और बनते ही 100 लोग रोजगार से आपने पहले झटके में तीसरे दिन ही निकाल दिए। आपने बेरोजगारी का नया काम किया। ये बड़े बड़े नवीन जी बहुत सारे सवाल किए हैं, क्योंकि बात उत्तराखंड की थी, लेकिन क्या है कि बात उत्तराखंड से निकलकर देश में चली जाती है। नवीन जी बार-बार कह रहे थे शर्म आनी चाहिए। नवीन जी, हीरा सिंह जी, शर्म तो आपको आनी चाहिए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जमानत पर है, भ्रष्टाचार चरम में कांग्रेस में था, भूल गए? जनता भूली नहीं है, वो भूल गए आप, वो भूल गए बहुमत घोटाला, भूल गए आप कोल घोटाला, भूल गए आदर्श सोसाइटी घोटाला, सैनिकों को ले बने जो आवाज थे, वो भ्रष्टाचार कांग्रेसियों ने, शर्म कांग्रेसियों को आनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री का आप नाचन लगा रहे हैं, उस नेता पर नाचन लगा रहे हैं, बौखलाई कांग्रेस है। कांग्रेस के पास तो हिम्मत नहीं है माननीय प्रधानमंत्री का मुकाबला करने के लिए। याद करिए हरीश रावत का बयान, क्या कहा था हरीश रावत ने 6 महीने पहले कि मोदी का मुकाबला आप नहीं कर सकते, मुझे सीएम का चेहरा बनाओ, तब मोदी का मुकाबला करेंगे। घबराहट तो कांग्रेसियों में है। अरे राहुल बाबा को बुलाओ ना, लेकिन उत्तराखंड के किसी नेता की हैसियत नहीं है। तो राहुल गांधी ने समय भी देखो, आपकी हैसियत क्या कहा था? राहुल गांधी के दरबार में बैठने का समय नहीं मिलता आपको, यहाँ आकर भाषण करते हैं। राहुल गांधी तो एक प्रदेश में चुनाव होता, उसके बाद 2 महीने के लिए बैंकॉक। जी नवीन जी, मुझे लग रहा है संपर्क। नवीन जी बोलिए। मैं ये कह रहा था कि बात उत्तराखंड की कर लें नवीन जी, क्योंकि हीरा सिंह बिष्ट जी भी दिल्ली जाकर अटक गए। जो है वित्त मंत्री जेल की सलाखों में रहा 3 महीने, आप भ्रष्टाचार की बात करेंगे? आपको तो शर्म आनी चाहिए। नवीन जी, को बेच खाया। नवीन जी, अंबानी के आज बन गए, अडानी अंबानी कांग्रेस के समय में नहीं थे, अडानी अंबानी आज ही बन गए। नवीन जी, दिक्कत क्या है कि बात उत्तराखंड की है। हीरा सिंह जी भी बात को दिल्ली लेकर चले गए और आप भी उन्हीं के पीछे चले गए दिल्ली। बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, कि उत्तराखंड के अंदर स्थिति जिसने देश का मान बढ़ाया। नहीं, उसके बाद मुझे नीरज कोहली जी से बहुत सारी चीजें पूछनी है। नीरज, वैज्ञानिकों के कंधे पर हाथ रखा। अच्छा नवीन जी, उत्तराखंड की बात कर लें। उत्तराखंड में आपको क्या लगता है, वो कौन सी उपलब्धियां हैं जिसे लेकर आप सरकार बनाने की स्थिति में आएंगे? देखिए, लोकतंत्र में जनता स्वरूप होती है संजय जी। ये कांग्रेस के लोग यहाँ बैठ कर झूठ फरेब की राजनीति कर रहे हैं। ये पिछले 4.5 साल से यही झूठ फरेब कर रहे हैं। अब जनता ये कर देगी। 17 में हम सत्ता में आए, 2 वर्ष हुए हमें सत्ता में। हमने जो उत्तराखंड की जनता के लिए काम किया। 19 में क्या हुआ? लोकसभा के चुनाव है, कांग्रेस को क्या मिला? हीरा जी, अंडा मिला आपको, अंडा भूल गए वो अंडा। उसके बाद क्या हुआ? लगातार जो पंचायतों के चुनाव हुए, कांग्रेस को उत्तराखंड की जनता ने उखाड़ के फेंक दिया। ये तो इस लायक भी नहीं रहे कि मजबूत विपक्ष देश में है, तब तक तुम ये काम करोगे। पार्टी से मुकाबला। जी नीरज भाई, चलिए, ये तो क्योंकि जब भी उत्तराखंड के अंदर बात होती है तो बात ले देकर हमें ऐसा लगता है कि उत्तराखंड के चुनाव की बात करें तो भी मोदी जी और अमित शाह जी आ जाते हैं, और विपक्ष भी लगातार बात करेगा तो वो उत्तराखंड की बात नहीं करेगा, वो पुष्कर धामी की या और जो उनके नेता उनकी बात ना करके वो भी सीधे विपक्ष के लोग भी सीधा मोदी जी और अमित शाह की बात करेंगे। ये एक बड़ा दुर्भाग्य है। मतलब उत्तराखंड की बात होनी चाहिए, उत्तराखंड के अंदर की बात होनी चाहिए, उत्तराखंड के मुद्दों की बात होनी चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं उत्तराखंड में। नीरज भाई, अगर हम देखें, क्योंकि बहुत सभी लोगों को आपने देख रहे हैं लगातार, आम आदमी पार्टी भी इस बार है, वो भी कह रहे हैं, उनके सवाल भी चर्चाओं में, 21 सवाल उन्होंने उठाए, वो भी चर्चाओं में है। लगातार हरीश रावत जी भी मैदान में डटे हुए हैं और उधर पुष्कर सिंह धामी भी लगातार मैदान में डटे हैं। ऐसे में आपको इस बार का चुनाव में ऐसा क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव है बड़ा रोचक होगा, और चुनाव के अंदर के मुद्दे वो कौन से होंगे जिन्हें विपक्ष साध सकता है, हथियार बना सकता है?
संजय भाई देखें, चुनाव तो वैसे हर बार ही बहुत फाइटिंग होता है और हर बार ही रोचक होता है जी, क्योंकि नई नई चीजें होती हैं और आप देखें कि सत्तारूढ़ दल की साख दाव पे लगी होती है और विपक्ष ने बनवास काटा होता है, तो इसलिए विपक्ष भी अपनी पूरी कोशिश करता है तमाम तरह की सरकार की खामी है, कमी है, सब तरह की चीज़ों को जनता के सामने लाने की कोशिश करता है और सरकार जो सत्ता में रहती है, जो दल रहता है, वो अपनी उपलब्धियों को गिनाता है। तो बीजेपी की साख दाव पे लगी है। बीजेपी की साख इसलिए बड़ी दाव पे लगी हुई है कि उत्तराखंड के इतिहास में 2017 में जिस तरीके से बीजेपी को 57 विधायकों के साथ प्रचंड बहुमत मिला था जी, जो वादे और दावे बीजेपी के थे, जिस पर लोगों ने पूरा भरोसा करा, पूरा विश्वास करा, अब वो बात अलग है कि बीजेपी ने कितना डिलीवर करा, कितना नहीं डिलीवर करा, ये जनता तय करेगी। लेकिन इन 5 सालों में हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे और कांग्रेस भी जिस तरीके से आपने देखा कि हमने भी देखा, कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि 70 से 11 पर सिमट के रह जाएंगे कांग्रेसी। लेकिन इस समय मैं देख रहा हूँ जो हमारे राज्य की जो मूलभूत जो बड़े मुद्दे हैं, जो बहुत बड़ी समस्याएं हैं, देखो बेरोजगारी और महंगाई की बात मैंने पहले ही करी है और इसके अलावा जो किसानों का मामला है, मुद्दा है, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 बड़े ऐसे मुद्दे हैं जिनको मैं समझता हूं कि वो हमारे स्टेट के लिए जो है, हमारे स्टेट के डेवलपमेंट में जो सबसे बड़ा अवरोध उनसे पैदा हुआ। एक तो हमारी परमानेंट कैपिटल, पिछले 21 वर्षों में हम आज तक छत्तीसगढ़, झारखंड के साथ उत्तराखंड, ये 3 राज्यों का एक साथ निर्माण हुआ था, आज तक राजनीतिक स्वार्थों के कारण जो है हम अपनी परमानेंट कैपिटल तय नहीं कर पाए। उसके लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों की दोनों जिम्मेदार है। तो स्थायी राजधानी नहीं, परमानेंट कैपिटल नहीं तय कर पाए। दूसरी बात, देश के इतिहास में उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य होगा जहां पिछले 21 वर्षों में 11 मुख्यमंत्री बदले गए, यानी कि मतलब हर 2 साल में एक मुख्यमंत्री बदला गया। इतनी जल्दी तो जिले में कलेक्टर भी नहीं बदला जाता। तो ये अपने आप में बहुत दोनों बड़े मुद्दे हैं। महंगाई का फैक्टर बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी कुछ महीने पहले तो हम ये देख लो कि देश के जो 10 अग्रणीय राज्य थे जिनमें बेरोजगारी का जो ग्राफ बढ़ रहा था, उसमें उत्तराखंड का नाम आया। तो ये सारे मुद्दे हैं। विपक्ष अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, लोगों के बीच में जा रहा है, अब ये इन मुद्दों को रख रहा है, वो पूरी भुनाने की कोशिश भी करेगा। और सत्तारूढ़ दल जो है वो भी अपनी बातों को, जो उसने पिछले 5 सालों में उसको लगता है कि पौने 5 सालों में जो काम किए हैं वो जनता के बीच में जा रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं कि हमने ये किया है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र के सहयोग से हमने इन योजनाओं पे काम किया है। नीरज भाई, जो चेहरे घोषित करने की बात हो रही है, ये जनता देखेगी। नीरज भाई, जो चेहरे घोषित हुए, कर्नल कोठियाल का चेहरा घोषित हुआ, पुष्कर धामी के नेतृत्व की बात हो गई है, कांग्रेस में अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो क्या उसका कांग्रेस को लाभ मिल सकता है या उसका भी खमियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है? यह भी एक सवाल लोगों के बीच में तैर रहा है। संजय भाई, जो मेरा मानना है, देखें, अगर बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात, किसी भी इन दोनों पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें और आज से पहले की बात करें, कभी भी ये पॉलिटिकल पार्टियां जो है उत्तराखंड के अंदर जो है चेहरा सामने रखकर कभी भी इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। ये पहली बार बीजेपी की एक मजबूरी बन गई है कि बीजेपी की तो मजबूरी बन गई कि क्योंकि बीजेपी ने तीसरा मुख्यमंत्री बदला है, अब इसके बाद तो कोई इवेंट बट ही नहीं है, तो बीजेपी को तो इसलिए चेहरा बना, मजबूरी का चेहरा आप पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। कहते हैं ना कि लास्ट के हम मजबूरी का चेहरा बन गया क्योंकि अब उनके पास कुछ है ही नहीं, चारा ही नहीं है। और दूसरा ये कि धामी जी अपनी तरफ से बेहतर कोशिश भी कर रहे हैं, उनके पास समय कम है, लेकिन मैं देख रहा हूँ वो कोशिश अपनी तरफ से पूरी लगातार सक्रिय है, लगातार घूम रहे हैं। कोशिश कितनी परवान चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी ये समय बताएगा। और कांग्रेस के अंदर आपने देखा कि पहले से ही अंतर्कलह और अंदरूनी द्वंद्व जो चल रहा है, जो झगड़ा चल रहा है, तो इसलिए चेहरा सामने घोषित करके तो जो लड़ाई कांग्रेस की है, मुझे लगता है कि कांग्रेस हाईकमान को मालूम है कि अगर चेहरा पहले डिक्लेयर हो गया तो लड़ाई बढ़ जाएगी, हम पहले तो आपस में लड़ते रह जाएंगे, चुनाव जीतने की तो बहुत बात की बात आएगी। तो सामूहिक नेतृत्व की जो बात हो रही है, लीडरशिप की बात हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि भाई सामूहिक लीडरशिप में जाएंगे। तो वो उन्होंने एक किस्म से कहो कि अघोषित रूप से तो हरीश रावत जी को चुनाव कैंपेनिंग कमेटी का चेयरमैन बना के सर्वसर्वा बना दिया। और यहाँ आप देखेंगे उधर तो बीजेपी की स्टेट लीडरशिप और पूरा केंद्रीय नेतृत्व लगा हुआ है, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको खाली हरीश रावत ही नजर आ रहे हैं। और ये बड़ी चर्चा इस बात नजर आ रही है, तो वही अगुवाई कर रहे हैं पूरी की पूरी तरह से स्टेट में। ये भी नीरज भाई लगातार ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व, नीरज भाई, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व उत्तराखंड को लेकर इतना गंभीर है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुत सारे मंत्री उत्तराखंड के अंदर जमे हुए हैं और लगातार सक्रिय हैं। उसके अलावा मुख्यमंत्री भी लगातार यात्राओं पे हैं, लगातार घूम रहे हैं। लेकिन जहां कांग्रेस की बात करें
तो वहां कहीं ना कहीं इस चीज की कमी देखी जा रही है। और आम आदमी पार्टी में भी आप देखें कि लगातार उनके भी मंत्री और सांसद और खुद केजरीवाल जी भी, उसके अलावा मनीष सिसोदिया भी लगातार वो भी सक्रिय रहे हैं। तो इसका कितना असर आपको लगता है कि देखने में आएगा? नीरज भाई। देखिए संजय भाई, दो बड़ी बातें हैं। बीजेपी का जो चुनाव लड़ने का तरीका है, बीजेपी का जो आज की डेट में जो चुनावी प्रबंधन है, वो मैं लगता है कि देश में सबसे ज्यादा सशक्त और सबसे ज्यादा मजबूत चुनावी प्रबंधन है बीजेपी का। और ये आज की बात नहीं है, ये उत्तराखंड बनने की 21 वर्षों की बात नहीं है। मैं तो उत्तराखंड बनने से पहले अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय की बात कर रहा हूं, जब सिर्फ यहाँ 4-5 MP की सीटें होती थी। तब भी बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो पार्लियामेंट चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, मतलब जो तमाम बीजेपी के बड़े लीडर थे, जो सीनियर लीडरशिप थी, वो चुनाव में यहाँ आते थे, यहाँ चुनाव रैलियां करने आते थे, यहाँ चुनावी जनसभाएं करने के लिए आते थे। तो बीजेपी तो एक जमाने से, उस समय से मतलब इस एरिया को, इस क्षेत्र को बहुत तवज्जो देती रही है। और आज की डेट में भी हमने देखा कि चुनाव चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन बीजेपी बहुत सशक्त तरीके से, बहुत मजबूत तरीके से चुनाव लड़ती है और लड़ रही है। ऐसे ही किसी समय पे कांग्रेस में हुआ करता था। कांग्रेस भी बहुत ताकत के साथ, बहुत सशक्त तरीके से चुनाव लड़ती थी। लेकिन अब आज की डेट में चुनावी प्रबंधन की अगर बात करें तो चुनावी प्रबंधन जो है, चुनाव लड़ने का जो तरीका है, वो बीजेपी का देश में सबसे सशक्त तरीका है चुनाव लड़ने का। तो उसका बेनिफिट तो कहीं ना कहीं मिलेगा ना आपको। जब आप लड़ाई मजबूती से लड़ोगे, ताकत से लड़ोगे, तो आपको कहीं ना कहीं उसका फायदा मिलेगा। नीरज भाई, एक अंतिम सवाल, क्योंकि इस समय बिल्कुल कम है। आम आदमी पार्टी क्योंकि तीसरे दल के रूप में उत्तराखंड में उभरी है, उसका कितना असर आपको लगता है कि इस चुनाव में पड़ने जा रहा है? संजय भाई, देखें कि उत्तराखंड में जब उत्तराखंड बना था तो उस समय उत्तराखंड क्रांति दल यहाँ की एक रीजनल पार्टी होती थी, और बसपा और सपा का भी काफ़ी आधार था। लेकिन बसपा और सपा जो हैं वो तो आप समझे कि दोनों का दोनों जो है, जो उनका एक जनाधार था, वो कांग्रेस ने या कुछ रासा जो है बीजेपी ने डंट मार के खत्म कर दिया। यूकेडीज ने अपना अस्तित्व को खुद, जो उसका एक वोट बैंक था, खुद खत्म कर लिया इन पार्टियों में, कहीं ना कहीं इन पार्टियों का समर्थन करके, सपोर्ट करके, जो उनको एक समर्थन मिलता था। तो तीसरा विकल्प कोई पिछले 21 वर्षों से उत्तराखंड में था नहीं। लोगों के पास भाजपा और कांग्रेस के 2 विकल्प थे। आम आदमी पार्टी ने बड़ी ताकत के साथ, बड़े जोर शोर के तरीके के साथ, और यहाँ की मतलब आप समझो कि उत्तराखंड की बहुत समस्याओं को, उत्तराखंड के मुद्दों को बहुत नज़दीक से समझकर और आम आदमी पार्टी धीरे धीरे आगे बढ़ी, और आम आदमी पार्टी ने एक अच्छी तरीके से अपनी आमद दर्ज कराई है। ये जरूर है कि इन दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के पास अपना एक वोट बैंक है पिछले 21 वर्षों से। ये 10 से शुरू होंगी और वो 0 से शुरू होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी ताकत से चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी। तो बीजेपी कांग्रेस को कहीं ना कहीं कुछ नुकसान पहुंचाएगी, कुछ ना कुछ अच्छा खासा नुकसान पहुंचाएगी, कुछ ना कुछ तो होगा ही। चलिए, आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। उत्तराखंड में चुनावी माहौल की सियासी दलों की सजावट सज चुकी है। लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लगातार बयान आ रहे हैं, सक्रियता भी बढ़ी है, माहौल भी गर्म हुआ है। ऐसे में उत्तराखंड का चुनाव कितना है, हमें इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी से खुद प्रधानमंत्री वहां होके आते हैं, उसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्षों के दौरे वहां चल रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के भी लगातार लोग वहां घूम रहे हैं। कांग्रेस ने भी अपने लोगों को उत्तराखंड में उतार दिया। उसके अलावा जो कांग्रेस के प्रभारी हैं देवेंद्र यादव, वो भी लगातार वहां नए नए प्रयास और नए नए प्रयोग वहां कर रहे हैं। इस बार का चुनाव कुछ खास होगा। ये अलग बात है कि जनता क्या कहेगी, ये एक बहुत बड़ा यहाँ सवाल है कि जनता के मन में क्या है। लेकिन चुनावी माहौल सज चुका है। इस चर्चा खास में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक, और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद।
देश में 50 से 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के खतरनाक डिसऑर्डर हो रहे। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पतंजलि न्यूट्रिला ने तैयार किए हैं प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रिला के प्राकृतिक पोषण से मिलेगी आपको रोगों से लड़ने की शक्ति व स्वास्थ्य। सबको टीका मुफ्त टीका के तहत रिकॉर्ड समय में 100 करोड़ से अधिक कोविड टीकाकरण कर विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सर्वाधिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हुआ है। वर्ष 2017 तक प्रदेश में जहां मात्र दर्जन भर मेडिकल कॉलेज थे, आज उनकी संख्या लगभग 4 गुना हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को गोरखपुर व रायबरेली एम्स की सौगात दी। प्रदेश में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में 6 करोड़ 47 लाख तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में 42 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में 2329 करोड़ रुपए की लागत से हरदोई, मिर्जापुर, देवरिया, एटा, गाजीपुर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, फतेहपुर एवं जौनपुर में नवनिर्मित 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हुआ है। इसके साथ ही 16 जनपदों में PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेजों की संख्या 63 हो जाएगी। 24 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने से डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को आपातकाल में इलाज के लिए दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा। चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ के रूप में युवाओं के लिए नए रोजगार सृजित होंगे। सोच ईमानदार, काम दमदार। खुदी को आजमाया है, कोई अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ। शुद्ध प्लस पान मसाला। नेतृत्व की जिनमें क्षमता है, इतिहास वही लिखते हैं। जन जन की आंखों में वो उम्मीद को रोशन करते हैं। सबको साथ लेकर चलना धामी सरकार का मकसद है, धामी सरकार का मकसद है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर अपनी सरकार का फोकस है, अपनी सरकार का फोकस है। गर्भवती माता, नवजात शिशु का रक्षण हो, कोरोना प्रभावित बच्चों का भी सुनिश्चित पोषण हो। रोजगार भरपूर मिले, कौशल विकास का द्वार खुले, समृद्ध किसान की आय बढ़े, चहुमुखी विकास पहाड़ चढ़े, पहाड़ चढ़े। संकल्प लिया है, सिद्ध करेंगे, मिलकर हम आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे। भारत माता की। उत्तराखंड में सुशासन की पहचान बन चुकी है धामी सरकार। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आइए मिलते हैं हमारे देश की एक आम मिडिल क्लास फैमिली, वाजपेयी फैमिली से। मैं तो कहता हूँ 2 पैसे कम कमाओ पर चैन से जियो। हमारी तरफ ये है माना वाजपेयी। ज्वेलरी सिर्फ अच्छी नहीं, महंगी भी लगनी चाहिए। उनकी पत्नी आकांक्षा वाजपेयी। इनकी लाइफ में मिडिल क्लास वैल्यूज भी हैं और डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू भी। माना अंडर द टेबल मनी नहीं लेते, लेकिन अपनी पोजीशन का कुछ तो फायदा उठा सकते हो। पेपर छोटा हो या बड़ा, रिश्वत ही होता है। जॉब सरकारी है पर रिश्वत नहीं लेते हैं। आप ना इसे हमारी ओर से एक छोटा सा तोहफा समझ लीजिए।